अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्टीमेट केमिस्ट्री एंड फेसबुक पेज। क्वेश्चन किया था मैंने, ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस में पाया जाता है, तो मुझे 99% लोगों ने गलत जवाब दिया। वो गलत भी नहीं था क्योंकि वो पाकिस्तानी सिलेबस में अगर आप देखें यहाँ पे जितने भी टेस्ट होंगे तो आपको अल्कीन ही जवाब लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक लिमिटेड सोच के अंदर रह के बच्चे पढ़ते हैं। देखें बेटा, अगर आप टेक्स्ट बुक पे जाएं तो शायद उन्होंने अल्कीन को डिफ़ाइन किया हुआ है, इसलिए मैक्सिमम जो टीचर्स हैं या बच्चे हैं उनसे जब भी क्वेश्चन बच्चे भी करते हैं तो मैक्सिमम यही जवाब मिलता है कि अल्कीन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। लेकिन मैं आपको आज इस लेक्चर में बताऊंगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए दो शर्तें हैं, एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अराउंड डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज या डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप्स। अब वो अगर अल्केन में भी आ जाएं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अल्केन में भी आ जाए तो अल्केन में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकती है। और आपने क्वेश्चन ये है अल्केन में कैसे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, में सारा बताऊंगा आज आपको। कार्बोनाइल में आ जाए, एजो ग्रुप्स में आ जाए, ऑक्साइम्स में आ जाए, स्पायरो ग्रुप्स में आ जाए, साइक्लो अल्कीन्स में आ जाए, अल्कीन्स में आ जाए। अच्छा, फिर मजे की बात, इस लेक्चर में आपको मैं ऐसे कंपाउंड्स भी बताऊंगा जिनमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी होगी, उनके अराउंड डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी भी होगी, लेकिन फिर भी उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं है। तो यानी इट्स मीन काफी टेक्निकल सब्जेक्ट है, टॉपिक काफी टेक्निकल है, तो इसको समझना पड़ेगा। शायद आज से कोई 3-4 साल पहले मेरा भी यही, अगर मेरे से कोई क्वेश्चन करता तो मैं भी अल्कीन ही जवाब देता। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान सीखता है और कोशिश करता है जो उसने सीखा है वो दूसरों को भी सिखाए, ताकि हमारी कौम का जो लेवल ऑफ थॉट है वो इम्प्रूव हो सके। तो शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। बेटे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये दो बातें ऑब्जर्वेशन में आएंगी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखी जाएगी। रोटेशनल लॉक एंड डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज। अब इन दो बातों को लेके हम कुछ ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्कीन को डिस्कस करेंगे। बेटे, अल्कीन है, साइक्लो अल्केन है, एजो ग्रुप्स हैं, ऑक्साइम्स हम डिस्कस करेंगे, यानी अल्केन इसमें डिस्कस होगा। अल्कीन, ये मैंने एक ग्रुप बनाया जिसमें बेटे 2 कार्बन है, एज वी ऑल नो डैट डबल बॉन्ड है। फिर आपको पता है जहां डबल बॉन्ड होता है वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, मतलब कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये रहा कार्बन और ये रहा दूसरा कार्बन, ये उनके दरमियान में सिग्मा बॉन्ड है और ये साइडवाइज अप्रोच की वजह से ये उनमें पाई बॉन्ड है। अब ये आपको पता है कि ये डायग्राम कैसे बनी है। अब आपको अच्छी तरह अंदाजा है कि पाई बॉन्ड की वजह से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, यानी रोटेशनल लॉक आता है। अच्छा, इसका मतलब अल्कीन के अंदर रोटेशनल लॉक पाया जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। अब इस पाई बॉन्ड के अराउंड डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज हैं, जैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, डिफरेंट है, हाइड्रोजन की डिफरेंट है, यानी डिफरेंट डेंसिटीज हैं इलेक्ट्रॉनिक, डिफरेंट डेंसिटीज है रोटेशनल लॉक के अराउंड। अब देखें, अब ये एक सेम डेंसिटी है, ये सेम डेंसिटी है। अगर दो सेम डेंसिटीज में डिस्टेंस x होगा तो हम इसको सिस बोलेंगे, और अगर सेम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज में अगर डिस्टेंस y होगा तो हम इसको ट्रांस बोलेंगे, यानी ज्यादा डिस्टेंस को हम ट्रांस बोलेंगे और कम डिस्टेंस को x। x विल नेवर इक्वल्स टू y, x कभी भी y के बराबर नहीं हो सकता। तो बेटे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता के आया हूं, टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म जिसमें हम स्ट्रक्चर को 3 डायमेंशनल स्पेस में उसकी अरेंजमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे अरेंजमेंट डिफरेंट है
ये सिस पोजीशन में है और ये ट्रांस। अच्छा आगे चलते हैं। एक और कंपाउंड लिखा कार्बन 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 कार्बन, इधर मैंने लिखा आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मैंने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए दो। अब हमें तो आदत है यहां पे सेम ग्रुप सामने सामने आ गए तो 6, क्रॉस में आ गए तो ट्रांस, हमें तो ये आदत है भाई, ये तो सारे डिफरेंट आ गए हैं। अब क्या करें, अब CIP स्कीम को फॉलो करेंगे। अब CIP स्कीम क्या कहती है, उसके कुछ रूल्स हैं कि आपने सिजर रूल अप्लाई करना है। व्हाट इज सिजर रूल? कि अगर आपको रोटेशनल लॉक के अराउंड चारों ग्रुप डिफरेंट मिल जाएं, चारों इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज डिफरेंट मिल जाएं, तो फिर क्या करना है आपने इमेजिनरी तौर पे इसको काट लेना है। फिर इन दोनों में से आपने क्या करना है, प्रायोरिटी देनी है विच हैव लार्जर एटॉमिक मास। तो बेटा ब्रोमीन का एटॉमिक मास लार्जर है। इनमें से आपने प्रायोरिटी देनी है आयोडीन को, क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक मास लार्जर है। ये CIP स्कीम तब फॉलो करनी है जब चारों डेंसिटीज डिफरेंट हैं। यहां तो CIP स्कीम फॉलो करने की जरूरत नहीं थी। ओके बेटा, अगर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स क्रॉस में आ रहे हैं तो ये वाई डिस्टेंस है ट्रांस, और अगर ये आमने सामने आते तो सिस। लेकिन यहां पे थोड़ा नाम चेंज हो जाएगा CIP स्कीम के मुताबिक। वो क्या नाम चेंज होगा, हम ट्रांस वाले को E बोलेंगे और सिस वाले को Z टाइप बोलेंगे। यानी यहां थोड़ा सिस तो ट्रांस का नेम चेंज हो गया है। वैसे तो ट्रांस पे बोल सकते हैं, लेकिन CIP स्कीम के मुताबिक आप ट्रांस को E बोलोगे और सिस को क्या बोलोगे, Z बोलोगे। तो नाउ दिस इज ट्रांस, तो ये ट्रांस है, तो ये E टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। यहां पे आ जाए। ओके बेटा, अगेन वही रूल अप्लाई करेंगे। क्लोरीन एंड ब्रोमीन में से सिलेक्शन किसकी होगी, डेफिनेटली ब्रोमीन की। फ्लोरीन और आयोडीन में से आयोडीन की। तो ये बेटा सिस, डिफरेंट ग्रुप्स है ना। फिर अब एक इसका फिजिकल एस्पेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। वो फिजिकल एस्पेक्ट क्या है बेटे, डाइपोल मोमेंट ट्रांस वाले का 0 होता है, सिस वाले का 0 नहीं होता। ट्रांस वाले का 0 कैसे होता है, लेट्स सपोज इस कार्बन पे बेटे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस क्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। इस क्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव आप क्या ड्रा करोगे, वेक्टर। बोथ दीज वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। नाउ देयर डायपोल मोमेंट which equals to mu equals to q multiply r। r इनका 0 हो गया तो डायपोल मोमेंट भी 0। बट यहां पे कार्बन पे पॉजिटिव, पॉजिटिव क्लोरीन पे नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वजह से। तो यहां पे बेटे डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो जहां 0 है वहां मैंने बता दिया। अच्छा, जहां 0 है वो नॉन पोलर, और जहां नहीं 0 है वो पोलर। फिर नॉन पोलर के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम, पोलर के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इस लिहाज से आप देख सकते हैं। बाकी इसकी फिजिकल कैरेक्टर्स। अच्छा, अब अल्कीन की मजीद एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। ये मैंने रोटेशनल लॉक समझाया पहले। अब चलते हैं जी इस ग्रुप की तरफ। बेटे इसमें रोटेशनल लॉक के अराउंड अगर आप देखो, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, यानी चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अगेन CIP स्कीम फॉलो करेंगे। उस CIP स्कीम के मुताबिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से सिलेक्शन किसकी होगी बेटे, ऑक्सीजन की, इस ग्रुप की, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा है। कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन की। अगेन दोनों सिलेक्टेड चीजें सामने आ रही हैं, तो दिस इज Z टाइप आइसोमर यानी सिस। अब हम मजीद एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। लेट्स सपोज दिस वन, कार्बन कार्बन, इधर है नाइट्रोजन, इधर है नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन के आगे डिफरेंट है, वो अलग बात है। हमने तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अराउंड वाले देखने होते हैं। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। अब क्या करें भाई, ये तो मसला हो गया
क्या मसला हो गया कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अराउंड इधर दोनों नाइट्रोजन हैं, इधर दोनों ऑक्सीजन हैं, प्रायोरिटी में दोनों नाइट्रोजन है तो दोनों में से तो एक सेलेक्ट करना था, अब दोनों का सेम है, ऑक्सीजन दोनों का सेम है। अब क्या करेंगे बेटे, अब सीआईपी रूल हमें ही ये सारा कुछ बताएगा। सीआईपी रूल क्या कहता है कि अगर ऐसी हालात आ जाएं कि ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये भी सेम है, तो अगला देख लो। यानी नाइट्रोजन के नेक्स्ट कौन है? हाइड्रोजन। यहां नाइट्रोजन के एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ कार्बन, यानी डेफिनेटली कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, सिलेक्टेड। यानी अगर दोनों तरफ सेम है तो उनके नेक्स्ट ग्रुप्स देख लो। यानी कि आपने रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अराउंड सिंगल सिंगल एटम्स तक रहना है, अगर वो सेम है तो आप नेक्स्ट पे चले जाएं। जैसे यहां कार्बन लगा हुआ है, अच्छा यहां ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहां ऑक्सीजन के साथ कार्बन लगा हुआ है, तो डेफिनेटली ये ग्रुप सेलेक्ट होगा। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, डेफिनेटली यहां ऑक्सीजन के साथ कार्बन, हेवियर कौन है? कार्बन। अगेन सामने आ रहे हैं दोनों ग्रुप, तो क्या बोलेंगे? सिस या जी टाइप। अब हम बात करते हैं इसकी। अब इसमें क्या है? कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, आगे हाइड्रोजन और इधर कार्बन। इधर तो सिलेक्शन हो गई, इधर तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे सीआईपी स्कीम के मुताबिक। इधर आ जाएं, कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH2, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यानी अब यहां पे मसला है कि यहां पे अगर आप गौर करें तो यहां पे कार्बन एक्चुअली अटैच है हाइड्रोजन के साथ, डबल बॉन्ड है, और यहां कार्बन फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन, यानी यहां कार्बन कार्बन से कार्बन कार्बन। यहां पे अब हम एक रूल पढ़ेंगे, सीआईपी रूल है सारे ये, वो है डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड रिप्लेसमेंट रूल। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड रिप्लेसमेंट रूल। अब ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रिप्लेसमेंट रूल क्या है कि अगर किसी जगह पे ये लिखा हो तो आप उसका आल्टर क्या कर सकते हैं कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो तो आप वहां पे दोनों बॉन्ड्स को खत्म करके उस कार्बन के गिर्द दो कार्बन लगा दें। यानी जितने बॉन्ड थे उस कार्बन के गिर्द आप उतने बॉन्ड्स को खत्म कर दें, और जब आप उतने बॉन्ड्स को खत्म करेंगे तो उनकी जगह पे आप दो नए कार्बन लगा दें। अच्छा यहां ट्रिपल बॉन्ड है तो इन तीनों बॉन्ड्स को खत्म करें, इस कार्बन के गिर्द तीन कार्बन लगा दें। जैसे कि यहां देख लें, कार्बन के गिर्द दो बॉन्ड हैं और साथ में दो ऑक्सीजन है, आप दोनों बॉन्ड्स को खत्म करें, कार्बन के गिर्द दो ऑक्सीजन लगा दें। यहां पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, आप ट्रिपल बॉन्ड को खत्म करें, कार्बन के गिर्द तीन नाइट्रोजन लगा दें। ये मैंने अल्टरनेट बता दिए हैं, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उनके अल्टरनेट्स मैंने बता दिए। अच्छा अब जरा यही करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि इस कार्बन के गिर्द एक्चुअली ये एक कार्बन तो लगा हुआ है, एक बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे और एक और कार्बन लगा देंगे। यहां देखें तीन बॉन्ड हैं, एक कार्बन ऑलरेडी लगा हुआ है, दो बॉन्ड ब्रेक करेंगे और यहां पे एक्चुअली दो कार्बन लगा देंगे। यानी ये वही चीज बन गई ना, एक दो तीन और ये एक दो कार्बन। अगेन अब आप देखो, इस कार्बन के साथ एक कार्बन, दो कार्बन और एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यानी इधर दो कार्बन एक हाइड्रोजन, तो डेफिनेटली कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 12 और 1 13, यहां 6 और 6 18। डेफिनेटली इस ग्रुप का वेटेज ज्यादा है आफ्टर अल्टरनेशन, ये रूल मैंने बता दिया। सामने आ रहे हैं ग्रुप सिस, यानी सिस को हम क्या बोलते हैं? जी टाइप। क्लियर हो रहा ना? ये सारी नई बातें आपके लिए, ये नम्स के एमसीक्यूज, खुदा ना खास्ता अगर इनमें से कोई एक आ जाए, क्योंकि वो नम्स का टेस्ट ए लेवल्स वालों ने भी देना होता है, वो तो फिर एक आधा देखें आप, या याद रखें बेटा आपने जोर 10-12 एमसीक्यूज के लिए लगाना है, क्योंकि रिजल्ट में डिफरेंस 10-12 एमसीक्यू ही डालते हैं, क्योंकि आपका दाखला 5-6 नंबर से रह जाता है, इवन के पॉइंट्स में भी आपको पता रहता है। वो वजह यही होती है कि एक आधा एमसीक्यू गलत होता है। अब खुदा ना खास्ता इस तरह के कंसेप्ट से कोई एमसीक्यू आ जाए तो ए लेवल्स वाला तो ले गया बाजी फिर आप पे, तो इसलिए मैं आपको जरा ये बता रहा हूं। तो
मैंने कोशिश की है कि अल्कीन्स के रिलेटेड जितने भी आइसोमरिज्म्स थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको अल्कीन्स में ही रहते हुए ऐसी एग्जांपल्स कराऊंगा कि उनमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी होगी, डिफरेंट डेंसिटीज भी होंगी, लेकिन उनमें फिर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं पाई जाएगी। अब जरा इधर हम फोकस करते हैं कैमरे को जरा इस तरफ, यानी अल्कीन्स, ईन्स एस लगा दिया, पहले एस नहीं लगाया था, इन्हें डाईईन्स भी बोलते हैं या कंजक्यूटिव बॉन्ड्स भी बोलते हैं। अब जरा इस चीज पे आपने फोकस करना है। ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है, इस एग्जांपल को जरा आप देखें। ये है जी कार्बन कार्बन, फिर उसके साथ हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, कंजक्यूटिव डबल बॉन्ड है दो, फिर आगे हाइड्रोजन एंड कार्बन। यानी अब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, आपको शायद लग रहा है कि ये आमने सामने है तो ये सिस होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। आपकी किताब के मुताबिक तो करेगा सब कुछ, लेकिन ये मेरा कंसेप्ट देखें जरा इसमें क्या है। देखो बेटा, as we all know that this carbon is sp2 hybridized, this carbon is sp hybridized, this carbon is sp2 hybridized। अब मैंने ये कार्बन बनाया, ये मैंने बॉन्ड बना दिया हाइड्रोजन के साथ, ये मैंने बॉन्ड बना दिया CH3 के साथ। ये कार्बन का एक p ऑर्बिटल है। फिर नेक्स्ट कार्बन पे आ जाएं, इस कार्बन ने इधर एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, इधर एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, वो मैंने बना दिया। क्योंकि इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब कि इसके दो ऑर्बिटल अनहाइब्रिड हैं, एक p हो गया, एक pz हो गया। इस p और इस p की वजह से ये वाला पाई बॉन्ड बन गया। अब नेक्स्ट कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। अगेन ये अब कार्बन जब इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा तो वो py के साथ तो नहीं बनाएगा, बल्कि किसके साथ बनाएगा, pz के साथ बनाएगा। जब वो pz के साथ बनाएगा तो यानी यहां से साइडवाइज अप्रोच होगी, लेकिन यहां py था, यहां पे अप्रोच के लिए कौन आएगा, pz, क्योंकि इसके पास कार्बन के पास अवेलेबल कौन है, pz, ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन। अब हुआ क्या, जरा गौर कीजिएगा, इसका मतलब कि इतना हिस्सा जो कंपाउंड का है, जो कार्बन के इस तरफ है, वो एक्चुअली इस तरह से ओवरलैपिंग से बना, यानी इस तरह से, जरा गौर कीजिएगा, इस तरह से, इस तरह से, यानी वो इस तरह सीधा है। जो अगला हिस्सा है वो इस तरह ओवरलैपिंग से नहीं बना, वो इस तरह से ओवरलैपिंग, यानी इस तरह से बना है। यानी इधर वाला हिस्सा इस तरह है, ये वाला हिस्सा स्टेड है, ये वाला हिस्सा चूंकि pz और pz ओवरलैपिंग से बना है, ये तो स्टेड है क्योंकि ये इस तरह से बना है। ये जो हिस्सा है ये ऐसे नहीं बना, ये इन ऑर्बिटल से बना है। यानी इट्स मीन अगर मैं बताऊं तो अगर इसको मैं हाथ से ऐसे शो करूंगा तो ये वाला जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये अगर ऐसे है तो ये ऐसे है। समझ गए मेरी बात को, क्योंकि ये इस तरह ओवरलैपिंग से बना है और ये वाला पार्ट इस तरह ओवरलैपिंग से बना है। अब जरा इस चीज को समझने की कोशिश करना, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब आप फर्ज करें, अब आप फर्ज कर लें कि मैं आपको ये मार्कर्स की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये मेरे पास मैं ज़रा कुछ यहाँ पे चेंज कर लूँ, आपको समझ आ जाए, ताकि यानी मुझे एक ब्लैक मार्कर चाहिए, ठीक है। अब ज़रा यूँ समझें कि ये जो दो ग्रुप हैं वो इस तरह से, वो इस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना। ये जो दो ग्रुप हैं वो इस तरह से हैं। बात को समझ रहे हो, यानी ये इस इमेजिन कर रहे हो, ये दो ग्रुप इस तरह से हैं, वाई प्लेन में, और ये दो ग्रुप जो हैं वो इस तरह से जी प्लेन में। अब ये ब्लू मार्कर का रेड मार्कर से डिस्टेंस है x, यानी यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस है x, इमेजिन। अब अगर मुझे बताओ ब्लू मार्कर का
ब्लैक वाले से भी डिस्टेंस कितना होगा सर? आप जरा बताइए, ये ब्लू मार्कर का रेड वाले मार्कर से डिस्टेंस है x, तो क्या ये ब्लू वाले का ब्लैक वाले उतना ही होगा जितना रेड वाले के साथ है? से उतना ही होगा ना। तो इसका मतलब है कि अगर मैं रेड को ब्लैक की जगह पे भी ले जाऊं तो डिस्टेंस चेंज नहीं होना। यही वजह है कि बेटा अगर फर्ज करो ये अगर इसके सामने है और अगर ये ऊपर भी चले जाए और ये नीचे भी आ जाए, तो अगर ये ऊपर भी चले जाएगा तो भाई डिस्टेंस, शाबाश, अगर ये डिस्टेंस क्या है x, और अगर ये ऊपर भी चले जाए, फर्ज करो ट्रांसपोजिशन में भी चले जाए, तो भी डिस्टेंस क्या रहेगा? x। और जब मैंने शुरू में बताया था कि x यानी यहां पे दोनों डिस्टेंस सेम है, पहले क्या था x डिस्टेंस y डिस्टेंस सेम नहीं था तो सिसो ट्रांस बनता था। अब यूं समझ लो कि ये इसको y बोल दो ना, क्योंकि ट्रांस वाला y डिस्टेंस है, यानी यहाँ पे x बराबर है किसके? y के। और जब डिस्टेंस ही बराबर है, क्योंकि एक y एक्सिस में था एक z एक्सिस में था, डिस्टेंस मैंने बताया, तो देयर इज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब मजेदार बात, ट्रिक, कि ओड नंबर कार्बन अगर होंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगी। अब इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अलावा डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज भी है, फिर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं बनती। अब आपको ऐसी मिसाल देता हूं कि बनेगी भी। मसलन यहां पे आ जाए, कार्बन 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 कार्बन। अब बेटा जरा गौर कीजिएगा, इस कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें sp, इसमें sp और इसमें sp2 मीन्स, अब जरा आप इसको घर पे एनालाइज करें, होगा क्या? ये जो ग्रुप है बेटा ये y में होगा, ये ग्रुप जो है z में होगा, अगेन ये ग्रुप किस में होगा? y में होगा। यानी अब सूरत हाल ऐसी है कि इतना हिस्सा डायग्राम का ऐसे है, कोई नहीं वो रीस्टार्ट कर लेंगे फिर हम। इतना हिस्सा ऐसे है, अगला हिस्सा ऐसे है, फिर इसके अगला हिस्सा दोबारा ऐसे है। यानी ये अरेंजमेंट्स कैसे हैं? y z, फिर z के बाद y, फिर z, फिर y, फिर z। समझ रहे हो ना बात को? अब देखो यहां पे py के दरमियान में पाई बॉन्ड बना, यहां pz के दरमियान में बना। अच्छा pz वाला यूज हो गया, यहाँ py बचा होगा ना, तो इधर भी py वाला बनेगा। यानी ये py ओवरलैपिंग, ये भी py ओवरलैपिंग। रूल क्या समझ आया कि एक ओवरलैपिंग डबल बॉन्ड के साथ है तो वो py है, उसके साथ है तो वो pz है, फिर उसके साथ है तो py है, फिर उसके साथ है तो pz है। बात समझ गए हो? अल्टरनेट चलता है बेटे। अब रूल क्या समझ आया कि अगर 4 कार्बन है, यानी नंबर ऑफ कार्बन इवन है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो क्या होगा? अब ये और ये चूंकि y प्लेन में है, ये डिस्टेंस x, और अगर ये ऊपर आ जाता तो y। तो बेटे रूल क्या समझ आया कि जो अल्कीन्स होती हैं उनमें अगर इवन नंबर कार्बन हो और उनमें सारे डबल बॉन्ड हो तो उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो होती है। अल्कीन्स में अगर ओड नंबर में कार्बन हो, उन सब में डबल बॉन्ड हो, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं होती। एक और ट्रिक याद रख लें, इवन नंबर कार्बन होंगे तो डबल बॉन्ड्स की तादाद ओड कार्बन नंबर होंगे तो डबल बॉन्ड्स की तादाद इवन होगी। तो हम यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि अगर इवन डबल बॉन्ड्स हैं तो GI शो होगी। इवन डबल बॉन्ड्स का मतलब कार्बन ओड है, और ओड डबल बॉन्ड्स का मतलब GI शो। इवन डबल बॉन्ड्स में GI शो नहीं होगी। और अगर ओड डबल बॉन्ड्स हैं, ओड डबल बॉन्ड्स हैं, तो बेटा GI शो होगी। ये आप ट्रिक याद रख लें। अब बेटा इसी के रेलेवेंट हम चलते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स में, क्योंकि इसका कंसेप्ट मिलता है स्पाइरो कंपाउंड्स में। बेटा स्पाइरो क्या होते हैं? इस तरह के रिंग में जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें स्पाइरो बोलते हैं। यहां से शुरू करते हैं।
यानी ये कार्बन है, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब जरा गौर कीजिएगा, एज वी ऑल नो दैट sp3 हाइब्रिडाइजेशन में शेप टेट्राहेड्रल होती है। अब आप ऑटोमेटिकली समझ गए हैं कि ये वाली जो रिंग है, ये वाली जो रिंग है, ये वाली जो रिंग है वो इस तरह से है, क्योंकि बॉन्ड की एंगल इस तरह से है ना, 109 का एंगल। अच्छा, ये वाली जो रिंग है वो इस तरह से है, यानी एक रिंग इस तरह से है तो उसके सामने वाली रिंग जो है बॉन्ड की अरेंजमेंट की वजह से sp3 है ना। तो मतलब ये समझ आया कि अगर ये एक रिंग इस तरह से है तो ये वाली रिंग इस तरह से है, ठीक है। ये रिंग अगर ऐसे है तो ये रिंग ऐसे है। अच्छा, फिर अगली रिंग दोबारा ऐसे हो जाएगी, यानी इस तरह फिर इस तरह, ठीक है सर। प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा कोई सर? ओके ओके, ये हम साथ साथ फीडबैक भी लेते हैं कि वीडियो ठीक बन रही है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि अब दोबारा वही सिचुएशन आ गई ना यहाँ वाली जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन की थी। अब जरा सिचुएशन को टैकल करिएगा। देखें बेटा, ये एक रिंग है, इसमें ये CH3 है, इसके साथ वाली रिंग पे यहाँ CH3 है। इसका मतलब बात वही है कि ये दो ग्रुप ऐसे हैं जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, ऐसे हैं, और ये वाले जो दो ग्रुप हैं वो ऐसे हैं। तो बात तो वही आगे, अगर आप इन्हें चेंज भी कर देंगे तो इसका इसके साथ डिस्टेंस चेंज नहीं होना। तो बेटा इसका मतलब स्पाइरो के अंदर इफ स्पाइरो कंपाउंड हैविंग इवन नंबर रिंग बिटवीन ग्रुप्स, अगर दो ग्रुप्स के दरमियान में अगर इवन रिंग्स आ गई हैं तो वो नो GI, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेटा ये y एक्सिस में है, ये z एक्सिस में है। ये y एक्सिस में था, यानी ये इस तरह से है और ये इस तरह से है, समझ गए हो? यानी इनके एक्सिस चेंज हैं। एक्चुअली इन दोनों के लिए बात क्या करेंगे, प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक प्लेन ऐसे है और एक प्लेन ऐसे है। अच्छा, फिर आ जाए यहाँ पे। ओके बेटा, ये जो मैंने ब्लैक वाला बनाया है, अगेन ये y प्लेन में है, ये ब्लैक वाला भी y प्लेन में है, ये रेड वाला z प्लेन में है। बात को समझ रहे हो? इस कार्बन को देखो, इस तरह को ऐसे है, यानी ये रिंग ऐसे है, ये रिंग इस तरह से। यहां पे आज अगेन इस कार्बन को देखो, फिर ये बात करेंगे, यानी ये रिंग ऐसे है, यानी आप इसकी जामिया स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो ऐसे ही होगा कि एक रिंग सीधी होगी, एक रिंग फ्लैट होगी, फिर आगे सीधी, फिर फ्लैट, फिर सीधी, फिर फ्लैट। तो इसका मतलब इसका प्लेन और इसका प्लेन क्या है, सेम। और अगर इनमें ग्रुप सामने सामने आ गए तो सिस, और अगर ये नीचे आ जाता, ये ऊपर आ जाता तो ट्रांस, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर इसके साथ एक और रिंग बनाता तो वो रिंग रेड वाले के साथ मैच करनी थी, फिर रेड और रेड का आपस में क्या कर सकते थे, कंपैरिजन कर सकते थे। स्पाइरो ग्रुप भी बेटा मैंने करवा दिया। अभी तक मैंने आपको अल्कीन कराया, अल्कीन्स कराया, स्पाइरो कराया। अब बाकी ग्रुप्स में हम डिस्कस करते हैं जी अल्केन्स को। सर इधर जरा कैमरा कर, अल्केन्स को। एक्चुअली अल्केन दो तरह के होते हैं, लीनियर, ठीक है ना, ब्रांच्ड भी होते हैं, साइक्लो भी होते हैं, एलिफेटिक्स जिन्हें बोलते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अब जरा गौर फरमाइए, साइक्लो अल्केन, इसकी मेन ब्रांच तो अल्केन है ना, मेन ब्रांच, मेन ग्रुप तो ये अल्केन है ना, फंक्शनल ग्रुप इसका अल्केन है, तो इट्स अ मेंबर ऑफ अल्केन। स्ट्रक्चर उसकी साइक्लिक है तो वो अल्केन। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये मैंने कार्बन बनाया, देखिए। फिर इन दोनों कार्बन्स के दरमियान में एज वी ऑल नो डैट sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना। अच्छा, ये मैंने, जरा गौर फरमाइए, हर कार्बन के गिर्द 1 2 3 4 यानी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए, इधर भी 4 बना दिए। अब ये आपस में इनकी ओवरलैपिंग हो गई,
यहां पे बेटा मैंने कौन सा ग्रुप लगाया हुआ है, CH3, यहां पे कौन सा ग्रुप लगाया हुआ है, हाइड्रोजन, यहां पे कौन सा ग्रुप लगाया हुआ है, हाइड्रोजन, और यहां पे कौन सा ग्रुप लगाया, CH3। अब इस कार्बन का इस कार्बन के साथ भी तो लीनियर ओवरलैप होगा ना, ठीक है। इमेजिन अगर ये ना होता तो फिर इनमें रिस्ट्रिक्शन रोटेशन हो सकती थी, लेकिन इस साइड वाइज अप्रोच की वजह से, साइड वाइज यानी इस तरह साइड वाइज सिग्मा बॉन्डिंग की वजह से, पाई बॉन्डिंग नहीं बोल रहा मैं यहाँ पे, पाई बॉन्ड नहीं है, ये सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन वो एक लीनियर सिग्मा बॉन्ड है और लीनियर के साथ एक इस डायरेक्शन में भी सिग्मा बॉन्ड बन गया है। अब खुद सोचो कि क्या ये रोटेट हो सकता है, ये रोटेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके ऊपर भी सिग्मा बॉन्ड है, इसके इधर भी सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब इसकी वजह से इसकी रोटेशन क्या हो गई है, लॉक हो गई है। तो बेटा मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, मैंने आपको बता दिया कि अल्केन में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पाई जाती है, उसमें भी लॉक रिस्ट्रिक्शन लॉक होता है, यानी रिस्ट्रिक्शन लॉक रोटेशनल लॉक उसमें भी होता है, इसमें भी रोटेशनल लॉक है। अब इस रोटेशनल लॉक के अराउंड अगर ग्रुप क्रॉस में आ रहे हैं तो वाई डिस्टेंस ट्रांस, और अगर ये सामने आते तो सिस। ओके बेटा, अब जरा इस चीज को भी आपने मैंने समझा दिया। ये सिस है, यहां पे आ जाएं, अगेन लॉक रिस्ट्रिक्शनल लॉक है, यहां पे भी बिल्कुल है। CIP रूल, ब्रोमीन आयोडीन ट्रांस। तो मैंने बताया आपको अल्केन में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पाया जाता है। अल्केन भी डिस्कस हो गया, अल्कीन भी डिस्कस हो गया, अल्कीन्स भी डिस्कस हो गया, स्पाइरो भी डिस्कस हो गया। अब कार्बोनाइल रह गया है, एजो ग्रुप रह गया है, ऑक्साइम रह गया है, साइक्लोअल्केन। मजीद 10 मिनट लगेंगे, लेक्चर खत्म हो जाएगा, पूरा सुनिएगा लेक्चर आप एंड तक। अब हम डिस्कस करेंगे साइक्लोअल्कीन्स को। ये मैंने एक साइक्लिक कंपाउंड बनाया, उसमें डबल बॉन्ड बना दिया, उसमें हाइड्रोजन लगा दिया, दोनों हाइड्रोजन आमने सामने हैं और ये दोनों कार्बन के ग्रुप आमने सामने हैं, तो ये सिस है। अब अगर मैं इस हाइड्रोजन को अंदर कर दूं, इस तरह बना दूं और इस तरह बना दूं, तो ये आपस में ट्रांस पोजीशन में आ गए, तो ये ट्रांस है। बट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा बॉन्ड को अंदर करने का मतलब एटम्स को करीब लेके आना, और एटम्स को करीब लेके आने में एटम्स में क्या डेवलप हो जाएंगी, रिस्ट्रिक्शंस, रिपल्शंस, और उन रिपल्शंस को क्या बोलते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस। तो ये करने के लिए स्ट्रेन बहुत लगेगा, यानी स्ट्रक्चर में बिगाड़ आ जाएगा। इसका मतलब साइक्लोअल्कीन में सिस तो हो सकता है, ट्रांस नहीं हो सकता। भाई ये कौन सी ज्योमेट्री है जिसमें सिस है, ट्रांस नहीं है? इट्स मीन इसमें प्रॉपर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं होती साइक्लोअल्कीन में। लेकिन तजर्बात ये कहते हैं कि अगर रिंग में कार्बन की तादाद 7 या 7 से ज्यादा हो जाए, 7 या 7 से ज्यादा हो जाए, तो उनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आती है, क्योंकि रिंग खुली हो जाती है, फासला बढ़ जाता है, एटम्स में रिपल्शन नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर आप इसकी बात करते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, ठीक है ना? अच्छा ये मैंने गलती होगी, कार्बन की तादाद 7 या 7 के बराबर भी है तो वो GI शो नहीं करेंगे। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए कार्बन की तादाद कितनी होनी चाहिए, 8 या 8 से ज्यादा होनी चाहिए। अब जरा इस हाइड्रोजन को अगर आप अंदर भी कर देंगे तो स्पेस रिंग के अंदर इतनी ज्यादा है कि स्ट्रेन पैदा नहीं होगा। इट्स मीन अगर साइक्लोअल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड के अराउंड 2 डिफरेंट डेंसिटीज हैं और उस रिंग में कार्बन की तादाद 8 से ज्यादा है, तो उनमें सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म शो हो सकती है। नई बातें हैं सारी आपके लिए। ओके बेटा, अब एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं, ये ऊपर है सर, इसको जरा फोकस कीजिएगा जरा। कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन CH3, और ये कार्बन के साथ रिंग है।
क्या इसमें GI होगा या नहीं होगा? होगा। कैसे? डबल बॉन्ड के अराउंड इसको सिलेक्शन मिलेगी। यहां पे आ जाए, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, तो भाई क्या करें, अगला कार्बन देख लो, यहां पर भी कार्बन है, आगे यहां पर भी कार्बन है, यहां तक तो सेम सेम है, ठीक है। फिर आगे देख लो, ये कार्बन तो कॉमन है ना दोनों के अंदर, इसको आप छोड़ दो। फिर इस कार्बन के साथ ये कॉमन है, ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है, कॉमन है मतलब उसको आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि वो दोनों में मुश्तरक है। यानी इट्स मीन ये कार्बन के साथ एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, फिर उसके साथ एक कार्बन, इसके साथ भी एक कार्बन, फिर उस कार्बन के साथ एक और कार्बन है बट यहां पे कोई कार्बन नहीं है, इट्स मीन ये बड़ा ग्रुप है, ठीक है। ये रूल है इस तरह से। अच्छा, अगेन क्रॉस में आ रहे हैं ट्रांस, तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म्स निकालते हैं। ओके बेटा, हमने साइक्लोएल्कीन्स को भी डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइम्स को और एजो ग्रुप्स को और कार्बोनाइल को, लेक्चर खत्म हो जाएगा। ऑक्साइम्स क्या होते हैं बेटे? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको एक ऑक्साइम बना के दिखाता हूं। ये आपके चैप्टर नंबर 12 के अंदर CNG मैकेनिज्म के साथ ये रिएक्शन है, 12वां चैप्टर। अल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्सल इमाइन, इनका रिएक्शन होता है तो बेटा यहां से वाटर रिलीज होता है। हम डिटेल में नहीं जा रहे रिएक्शन की। आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर दे विल फॉर्म CH3 CH C डबल बॉन्ड NOH, एल्डोएक्साइम। अब एल्डोएक्साइम में आपको पता नाइट्रोजन पे लॉन पेयर पाया जाता है, रिपल्शन इस तरह से ज्योमेट्री बनेगी, इस तरह से बेटा ज्योमेट्री बनेगी। अब डबल बॉन्ड, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो होगी यहां पे, डेफिनेटली पाई बॉन्ड है यहां पे। उस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अराउंड सेम डेंसिटीज हैं, डिफरेंट डेंसिटीज हैं, डिफरेंट डेंसिटीज। हम आपके सर ये तो लॉन पेयर है भाई, मैंने इसलिए शुरू में लिख दिया था डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज। यही गलती करते हैं हम, एटम्स को देखते हैं, डेंसिटीज को नहीं देखते। देखें, ये भी एक लॉन पेयर भी तो एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ना, ऐसा तो नहीं कि ये डेंसिटी नहीं है। अच्छा, इसका मतलब एक डेंसिटी, दो डेंसिटी, तीन डेंसिटी, चार डेंसिटी। तो बेटा GI जब अच्छा इन्हें बोलते हैं ऑक्साइम्स, यानी व्हाट आर ऑक्साइम? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जिनमें फंक्शनल ग्रुप के तौर पर आए उन्हें ऑक्साइम्स बोलते हैं, और जिनमें साथ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो और आगे ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोक्सल हो, उन्हें ऑक्साइम्स, यानी दिस इज ऑक्साइम। बेटे अब जरा गौर फरमाइए, ऑक्साइम्स का रूल है, और वो ऑक्साइम का क्या रूल है वो रूल मैं यहां पे लिख देता हूं, मैंने शायद कहीं लिखा भी है, मैं दोबारा लिख देता हूं। ऑक्साइम्स का रूल ये है कि आपने ऑक्साइम्स, जब भी ऑक्साइम्स यानी C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को जब भी डिस्कस करोगे तो आपने H और OH के रेफरेंस को डिस्कस करना है। H और OH के रेफरेंस का मतलब क्या है कि आपने बस ये देखना है कि OH और H क्रॉस में है या आमने सामने है। देखो इसकी अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकती थी, इसकी अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकती थी, OH ऊपर जाता, लॉन पेयर नीचे आता, रिएक्शन 3 डायमेंशनली किसी भी तरह हो सकता था, इस तरह से भी ये अरेंज हो सकता था। तो बेटे अगर क्रॉस में आएगा तो ट्रांस, ट्रांस का दूसरा नाम एंटी होता है, ट्रांस का दूसरा नाम एंटी भी होता है, और अगर ये आमने सामने आएंगे तो सिस, और सिस का दूसरा नाम एंटी और सिन, क्या बोलते हैं इसको? सिन, SYN, सिन, एंटी या सिन, एंटी सिन। एंटी होता है ट्रांस की तरह, जिस तरह EZ मैंने बताया वैसे ट्रांस और सिस को एंटी और सिन भी बोलते हैं। तो बेटा OH सामने आएंगे तो सिस मीन्स सिन, और अगर OH क्रॉस में आएंगे तो ट्रांस मीन्स एंटी। ओके, अब लेट्स सपोज अगर ऐसा केस होता, मसलन ऐसा केस होता जैसे फर्ज करें यहाँ पे CH3 आता, ठीक है, और यहाँ इस तरह कर लें, यहाँ पे C2H5 आता, हम इस तरह कर लेते हैं C2H5NCH3, कीटोन बनाते हैं, सिंपल, अगेन वाटर रिमूव होना था और फिर ये बन जाना था।
ये रिएक्शन की डिटेल आपको चैप्टर 12 में बताएंगे जब एफएससी में पढ़ेंगे आप। तो दिस इज कीटो एग्जाइम, एल्डो एग्जाइम की बजाय कीटो एग्जाइम आएगा अब, कीटो एग्जाइम। अब कीटो एग्जाइम अगेन इसका लॉन पेयर आप अरेंज करें तो ये बेटे इस तरह से होगा। ठीक, अब इसमें अच्छा इसमें करना क्या आपने बेटे, इसको मैंने ये बना दिया, ये देखें ये मैंने बनाया, दिस इज कीटो एंजाइम। अच्छा इसमें OH तो है लेकिन उसके सामने रेफरेंस के लिए H नहीं है। अब क्या करें? तो बेटा इसका तरीकाकार ये है कि आप OH के सामने देखो कौन है, CH3, तो आपने लिखना है सामने वाले को क्या बोलते हैं, सिन, तो यहां लिखना है सिन मिथाइल कीटो ऑक्साइम। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि OH के ट्रांस में कौन है, इथाइल, तो आप इसको ट्रांस को एंटी भी बोलते हैं, तो एंटी इथाइल, सॉरी यहां पे आता था इथाइल, एंटी इथाइल कीटो ऑक्साइम। यानी अगर H ना मिले तो फिर आप OH के सामने वाला रेफरेंस देखो कौन है, अगर वो मिथाइल है तो उसके साथ सिन लिख दो। इसका एक और तरीका है नाम लिखने का, सिन में नहीं देखना तो ट्रांस में देख के उसको लिख दो। तो बेटे मैंने आपको ऑक्साइम्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पाई जाती वो भी बता दिया। एजो ग्रुप्स और कार्बोनाइल दो रह गए हैं। एजो ग्रुप्स पे आ जाए बेटा, इन ग्रुप्स को एजो ग्रुप्स बोलते हैं। एज वी ऑल नो दैट नाइट्रोजन हैव लॉन पेयर, ये मैंने दो लॉन पेयर बना दिए। अब इस नाइट्रोजन के एक तरफ अगर मिथाइल लगा है, मिथाइल लगा है, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, टू डिफरेंट लॉन पेयर, याद रखो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है। क्रॉस में आ रहा है तो सिन, ऊपर अरेंज होता तो एंटी, अगेन सिस एंड ट्रांस, एक दूसरे के ये डिफरेंट नाम है। एजो ग्रुप भी मैंने आपको बता दिया। इस तरह के कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। कार्बोनाइल पे आ जाए बेटा, कार्बोनाइल ये कीटो, ये एल्डिहाइड है विच इज कार्बोनाइल। कार्बोनाइल को अगर आप एसिडिक मीडिया में मैं फर्स्ट करो डालता हूं तो एसिडिक मीडिया में क्या होता है, H+ क्या करेगा बेटा, यहां पे ऑक्सीजन से लॉन पेयर ऊपर से भी ले सकता है, नीचे से भी ले सकता है। फर्स्ट करो अगर इसने ऊपर से ले लिया तो ये H+ यहां पे आएगा जिसे लॉन पेयर मिल गया इसको। अच्छा पहले क्या था, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज क्या थी, सेम थी। मैंने बोला सेम नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। तो इसलिए मैंने एसिडिक मीडिया का यूज करके इन एसिडिक मीडिया ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, H और H सामने आ रहे हैं तो सिस। और अगर ये इस तरह से अरेंज होता कि ये अगर नीचे से लॉन पेयर एक्सेप्ट करता और ये क्रॉस में आता तो ये ट्रांस, यानी कार्बोनाइल ग्रुप एसिडिक मीडिया में डालोगे तो आपको सिस पे मिलेगा और ट्रांस पे मिलेगा। यानी बेटा ये मेरे इस सारे डिटेल लेक्चर का जो निचोड़ है वो ये है कि एंट्रेंस टेस्ट अगर आप किसी बाहर के मुल्क देते हैं और आपको कोई कहता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म किस किस में पाई जाती है, तो बेटा एक बात याद रखो, किसी भी कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पाई जा सकती है, शर्त उसमें रोटेशनल लॉक होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए और उसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज होनी चाहिए, चाहे वो अल्केन हो, अल्कीन हो, कार्बोनाइल हो, ऑक्साइम्स हो, एजो ग्रुप्स हो, स्पायरो ग्रुप्स हो, बाइफिनाइल्स हो। मैंने तो भी 10-12 और डिस्कस करने थे, टाइम नहीं है, आपके लेवल की बातें यहाँ पे सम टाइम लेवल आउट भी हो जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मज़ीद सेशंस करेंगे, मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे और आप उनका जवाब दीजिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।